प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में आज हमारी बातचीत के केंद्र में देश की राजनीति है। भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव कल चुनाव आयोग के फैसले के साथ में आया है। हम आज उसी बदलाव पे बात करेंगे। हमारा विषय है राष्ट्रीय केजरीवाल, सूबे में ममता पवार। दरअसल बात यह है कि वर्ष 2014 से लेकर वर्तमान के कालखंड को अगर भारतीय राजनीति की दृष्टि से देखा जाएगा तो इसे मोदी युग के तौर पर देखा जाएगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो 1980 में गठित हुई थी, उसने जिस प्रकार की चमत्कारिक सफलताएं चुनावी मैदान में हासिल की है, उसने भारतीय राजनीति के इस कालखंड को निश्चित रूप से मोदी युग के रूप में परिभाषित करने के लिए बाध्य किया है। भाजपा की सफलताएं चौंकाती है, अन्य दलों की विफलताएं चौंकाती हैं। देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस बदहाली को इस दौर में प्राप्त हुआ है वह अपने आप में शोध का विषय है। लेकिन इन सब के बीच में एक और महत्वपूर्ण किरदार, एक और महत्वपूर्ण पार्टी जिसके संदर्भ में शायद वैसी महत्ता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी उसकी उपलब्धियों को लेकर, उसके संघर्ष को लेकर, वो है आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल मोदी लहर के बीच में अमित शाह की रणनीति के दौर में अपनी नवगठित पार्टी को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं वो अपने आप में चौंकाने वाली है। आम आदमी पार्टी का गठन 2013 में हुआ और 2013 से लेकर 2023 यानी 10 साल के कालखंड में दिल्ली में लगातार 3 सफलताएं और उसके बाद पंजाब में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में यह पार्टी सफल रही। साथ ही साथ गोवा के संदर्भ में और गुजरात के संदर्भ में भी उसने इस प्रकार की सफलता हासिल की कि तमाम ना नुकर के बाद आखिरकार देश के चुनाव आयोग को कल आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना पड़ा। आरोप लगते रहे हैं कि इस कालखंड के दौरान संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा ईमानदारी से काम नहीं किया जा रहा। इन आरोपों की कई बार पुष्टि हो जाती है। जैसे आम आदमी पार्टी को दर्जे के संदर्भ में गुजरात चुनाव के परिणाम के बाद उम्मीद की जा रही थी कि यह फैसला ले लिया जाएगा, लेकिन नहीं लिया गया। आखिरकार आम आदमी पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में ही याचिका दायर की और अपने हक के संदर्भ में आवाज बुलंद की। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमें दर्जा नहीं मिल रहा, हमारी पात्रता है। तो आखिरकार कर्नाटक हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देशित किया 13 अप्रैल तक फैसला ले। चुनाव आयोग बता रहा था कि हम अभी रिव्यू कर रहे हैं, पर जब हाईकोर्ट की फटकार पड़ी तो रिव्यू तुरंत हो गया और कुल मिलाकर नतीजा आया कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी अब देश की राष्ट्रीय पार्टियों में शुमार होगी। पर फैसला यहीं तक नहीं रहा। इसके साथ साथ 3 अन्य पार्टियों के संदर्भ में फैसला हुआ और वो पुनः मुश्को भव के तौर पर देश में एक महत्वपूर्ण किरदार रहा कम्युनिस्ट पार्टियों का। 1925 में अस्तित्व में आई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी देश की इकलौती ऐसी राजनीतिक दल की हैसियत रखने वाली पार्टी रही है जिसने पहले आम चुनाव से लेकर 2022 तक के आम चुनाव एक ही चुनाव चिन्ह पर लड़े। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह बदल गए, जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप आने के कारण चुनाव चिन्ह बदल गए। इसके अलावा अन्य तमाम राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह बदले, लेकिन अजिया और बाली के साथ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पहले आम चुनाव से लेकर 2022 तक के चुनावों में इसी चिन्ह के साथ में मैदान में आती रही। लेकिन उस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 97 साल बाद झटका लगा है, उसका राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। इसी के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अर्थात ममता बनर्जी और शरद पवार, इन दोनों के राजनीतिक दल को भी अब सूबाई दल के तौर पर माना जाएगा, प्रांतीय दल के तौर पर इनकी मान्यता रहेगी। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के तौर पर इनका दर्जा छीन लिया गया है। तृणमूल कांग्रेस को जो 1998 में अस्तित्व में आई थी, 2016 में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिला था। कुल जमा 6 साल में ही उसने अपनी वो हैसियत खो दी। शरद पवार नसीहत दे रहे हैं आजकल सब लोगों को कैसे रहना चाहिए, कांग्रेस को क्या करना चाहिए, बाकी दलों को क्या करना चाहिए, पर वो सबको नसीहत देते रह गए और खुद अपनी पार्टी को अपनी आंखों के सामने इस स्थिति में ला दिए। कैसे, क्यों, इस पर हम बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल को लेकर 2024 की संभावनाओं को लेकर बात करेंगे, आम आदमी पार्टी की संभावनाओं को लेकर बात करेंगे और जिन दलों की हैसियत घट गई है क्या इसे अंतिम स्थिति माना जाए, इस पर बात करेंगे। इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए इन तमाम दलों के प्रतिनिधि हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं। इनसे आपका परिचय कराएं और देश के इस राजनीतिक घटनाक्रम पर कुछ तथ्यपूर्ण विवेचन करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि सफलता पहले से की गई तैयारियों पर निर्भर है और बिना तैयारियों के असफलता निश्चित है। कन्फ्यूशियस जो मशहूर चीनी दार्शनिक है, उन्होंने ये बात कही थी। क्या आम आदमी पार्टी की सफलता को कन्फ्यूशियस द्वारा दिए गए इस विचार के साथ ही हमें देखना चाहिए? क्या माने
कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सफलता दरअसल कोई चमत्कार नहीं है। लगातार की गई मेहनत, सुनियोजित रणनीति के तहत वह अपने आप को इस हैसियत में लाने में सफल रहे हैं। अपने ध्यान में रखते हैं इस तथ्य को और इसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान हैं। देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल, दावा तो उनका दुनिया का सबसे बड़े राजनीतिक दल का भी है, उसके प्रतिनिधि के तौर पर दीपक विजयवर्गीय जी हमारे साथ हैं। विचारवान राजनेता हैं, तथ्यपूर्ण बात कहते हैं, कई बार पार्टी से इतर भी सत्य को स्वीकारने का साहस दिखा लेते हैं। हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ हैं। हमारे साथ तौसीफ उर रहमान हैं, प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के। साथ ही हमारे साथ ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी हैं, वह प्रवक्ता हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को। कुछ ही देर में हमारे साथ पवन शर्मा जी भी होंगे, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। चर्चा की शुरुआत दीपक विजयवर्गीय जी से करना चाहते हैं। जिस अरविंद केजरीवाल को, जिस आम आदमी पार्टी को आपने कभी गंभीरता से नहीं लेना चाहा, देखिए ना दीपक जी, कितनी गंभीरता से देश ने ले लिया। चुनाव आयोग ने मन मार के ही सही आखिरकार मान लिया कि इनकी राष्ट्रीय हैसियत है और राष्ट्रीय हैसियत दे दी। आपकी पहली प्रतिक्रिया दीपक जी, रोके ना रुके आपसे, क्या कहते हैं? पहले तो हम आम आदमी पार्टी को बधाई देते हैं इसके लिए। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी सक्रिय रहेगा लगातार, उसमें गलतियां हो सकती हैं, उसमें दोष हो सकते हैं, वो गलत रास्ते पर हो सकता है, सही रास्ते पर हो सकता है, गलतियां कर सकता है, लेकिन अगर सक्रियता है और जमाना जो चीज चाहता है, उस दौर में जिस चीज की जरूरत है, अगर उसका दावा भी करता है झूठ या सही, तो सतही तौर पर कुछ तो सफलता मिल ही सकती है। और जिस दौर में आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई थी, तो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और वो सरकार भारतीय राजनीति की सबसे भ्रष्ट सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, 2009 से 14 के बीच में जो काम कर रही थी। उस दौर में अरविंद केजरीवाल इमर्ज हुए और उन्होंने एक ट्रांसपेरेंसी को लेकर जो कुछ बात की थी, बाद में हालांकि उनके जो वादे थे वो सारी की सारी बातें झूठी साबित हुई। दिल्ली में उन्होंने जिस तरह सरकार चलाई है वो भ्रष्टाचार का पर्याय है और कांग्रेस से भी ज्यादा भ्रष्टाचार उन्होंने किया है। लेकिन जो भी है, उन्होंने कांग्रेस का विकल्प बनने के लिए कुछ राज्यों में कोशिश की है, कांग्रेस का वोट बैंक तोड़ा है और इन सब के बावजूद सक्रियता के साथ वो राजनीति में है, मैदान में है और मैदान से भाग नहीं रहे हैं। तो एक विरोधी होने के बावजूद मैं उनको बधाई देता हूं कि विपक्षी दल के नाते उनकी सक्रियता काबिल तारीफ भी है और जिस कम समय में उन्होंने सफलता अर्जित की है उसके लिए बधाई के पात्र हैं। कुछ टिप्पणी आपकी बाकी 2 पार्टियों के संदर्भ में, कम्युनिस्ट पार्टी की बात जाने दें, पर तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी के संदर्भ में भी हो जाए। बहुत कुछ ममता बनर्जी की उम्मीदें थी 2024 को लेकर। शरद पवार तो देश के सबसे अनुभवी और कुशल राजनेता माने जाते हैं। उन दोनों की पार्टियों की क्या स्थिति हो गई, क्या कहते हैं दीपक जी? नहीं, महत्ता तो हम सबको देते हैं, जो भी जिस चीज को डिजर्व करता है उतनी महत्ता उनको जरूर देते हैं जी। जहां तक ममता बनर्जी जी की बात है, तो पिछले 4-5 सालों में खास तौर पे जिस तरह गवर्नेंस ना होने की, अराजकता की स्थिति पश्चिम बंगाल में बनी है, उससे दूसरे जो राज्य जहां पर वो दावा करना चाहती थी, जहां वो अपना जनाधार बढ़ाना चाहती थी, चाहे असम की बात हो, चाहे त्रिपुरा की बात हो, चाहे गोवा की बात हो, तो उनको यथोचित जो जन समर्थन नहीं मिला है। उनकी जो पार्टी की छवि है लगातार खराब हो रही है। रही बात शरद पवार जी की, तो शरद पवार जी की पार्टी को जो समर्थन मिला था, एक तो मेघालय में संगमा साहब के जमाने में उनके वो अलायंस था, तो वो उनकी संगमा साहब की व्यक्तिगत उपलब्धि होती थी और गोवा में भी मराठी भाषी होने के कारण उनकी पार्टी को कभी कभी कुछ जनाधार बढ़ जाता है, लेकिन अब लगातार कम हो रहा है क्योंकि राजनीति लगातार सक्रियता की हो गई है। और पिछले कुछ वर्षों में शरद पवार जी का अपना राजनीतिक कद अपनी जगह हो सकता है, लेकिन उनके जो सक्सेसर हैं ना तो वो उतने सक्रिय हैं, ना उनका उतना दायरा है और ना उनकी अपील है। और इसीलिए मैं नहीं समझता कि एनसीपी या शरद पवार जी की पार्टी का अगले वर्षों में कोई बहुत भविष्य रहने वाला है। क्या आप नहीं मानते दीपक जी कि आपका समय समय पर संकट मोचक के तौर पर शरद पवार का खड़ा हो जाना जनता के बीच में उनकी विश्वसनीयता को घटा गया? मोदी जी के प्रति शरद पवार जी का लगाव उनको इस हैसियत में ले आया, क्या कहते हैं दीपक जी? भारतीय जनता पार्टी 9 सदस्यों के साथ शुरू हुई थी जी, और आज 18 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने पैरों पर खड़ी है, लेकिन बाकी दूसरे राजनीतिक दल समय समय पर अपनी बातें कहने के लिए स्वतंत्र हैं। और जैसा आपने कहा, मेरे बारे में कहा, दूसरी हमारी पार्टी भी है, कभी किसी दल ने कोई अच्छा काम किया तो उसका समर्थन करती है। अब अगर कहीं कोई गलत बात कह रहा है और कोई दूसरा विपक्षी दल उसको कह रहा है कि ये बात ठीक नहीं है,
तो उसको हमारे फेवर में मान लेना ये अच्छी बात नहीं है। शरद पवार जी की अपनी मैच्योरिटी है, अपनी परिपक्वता है और उनका अपना राजनीतिक अनुभव है। तो मैं समझता हूं कई बार वो इस तरह उनकी टिप्पणी आती है जो मैच्योरिटी लिए हुए होती है। अब आपको लगता है, लेकिन इस बचकाने राजनीति के दौर में, जबकि अरविंद केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी बहुत बचकानी बातें करते हैं, उससे हम अगर शरद पवार कोई राजनीतिक रूप से परिपक्व बातें करते हैं तो उसको भाजपा के फेवर में नहीं मानना चाहिए। राजनीतिक परिपक्वता का परिचायक होती है। मैं बातचीत के लिए ब्रजमोहन जी के पास जाऊं उससे पहले आपने टिप्पणी इतनी तल्ख कर दी कि मुझे लगा कि आपसे सवाल कर लूं। दीपक जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल बचकानी बात करते हैं और ऐसी बचकानी बातों को जनता पसंद कर लेती है। अरविंद केजरीवाल की हैसियत क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय हो गई, तो क्या माना जाए? आपका मानना है कि ये देश बचकानी बातों को ही पसंद करता है, बचकाने लोगों को पसंद करता है? इतनी बचकानी देश की जनता है, ऐसा ही है ना दीपक जी? बात है तो पंजाब में एक अलग अलग तरह के 4-5 वर्ग हैं और उनको समर्थन मिला है अगर, तो उसमें बहुत सारी चीजें कट्टरपंथी वर्ग की हैं जिन्होंने अकाली दल को छोड़कर आम आदमी पार्टी को चुना। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा फेल्योर रहा जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 5-6 साल पहले जो वादे किए थे वो सारे के सारे वादे गलत साबित हुए। कांग्रेस पार्टी अंदरूनी से फुटबॉल से जूझती रही और सिद्धू जी से लेके दूसरे तमाम नेता जिस तरह की बातें और बयानबाजी करते रहे, उससे उनके कुनबे में कलह की जो बात सामने आई, तो कांग्रेस खत्म हुई। और कांग्रेस की कीमत पर, चाहे दिल्ली में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे गुजरात में हो, कांग्रेस की कीमत पर आम आदमी पार्टी का उदय हो रहा है और वो सारा वोट बैंक। और आप इन बचकाने लोगों का उदय देखने के लिए विवश हो रहे हैं। दीपक जी, कितनी अजीब सी बात है ना। पंजाब में कांग्रेस में कलह हुई, भाजपा इतने सालों से अकाली दल की पिछलग्गू बनी हुई थी तो अभी कुछ नहीं कर पाई। कितने अफसोस की बात है। दिल्ली में आप सब लोग बैठे हुए हैं तो अभी अरविंद केजरीवाल 3-3 बार आपको अंगूठा दिखाकर सिर पर चढ़कर दिख रहे हैं। विचार कीजिएगा बचकानी बातों के संदर्भ में। बहरहाल मेरे साथ में ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी हैं। ब्रजमोहन जी, आपके संदर्भ में क्या कहूं मैं? कितना आज आपको अफसोस है, कितना मलाल है, कितना दुख है, कितनी पीड़ा है, थोड़ा जानना चाहते हैं। शरद पवार 82 साल की उम्र में अपने ही लगाए हुए पौधे को वटवृक्ष के तौर पर देखना चाहते थे, वो वापस बीज बनता हुआ दिख रहा है। क्या कहते हैं ब्रजमोहन जी? देखिए कि हमारी पार्टी का गठन 10 जून 1999 में हुआ था जी, और सन 2000 में हम लोगों को राष्ट्रीय दर्जा मिल गया था जी, जो अभी तक कायम था जी। 21 मार्च को चुनाव आयोग ने सारे दलों को रिव्यू किया था, विशेष रूप से 3 दलों को, टीएमसी, कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी जी। मैं खुद उस रिव्यू बैठक में आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब के साथ था जी। वहां हम लोगों ने अपनी बात रखी थी, लेकिन उसको पता नहीं क्या कारण है कि हमारी उस बात को माना नहीं गया। कानून ये कहता है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए जरूरी है कि वो 4 प्रदेशों में उसकी उपस्थिति हो या लोकसभा में उनके 2% सांसद हो। अब देखिए कि हम लोग नागालैंड में हैं, हमारी पार्टी के एमएलए केरल में हैं, हमारे पार्टी का एमएलए झारखंड में है, महाराष्ट्र में है, लक्षद्वीप में है जी। लेकिन चुनाव आयोग ने हमारे इस रिप्रेजेंटेशन को स्वीकार नहीं किया। अब जैसे उनका कहना यह था कि लक्षद्वीप जो है उसको हम राज्य नहीं मानते, लेकिन दिल्ली को राज्य मानते हैं, पांडुचेरी को राज्य मानते हैं, लेकिन लक्षद्वीप को हम राज्य नहीं मानते जी। तो ये थोड़ी सी विसंगति है इसमें, उनके आदेश में। तो मुझे ऐसा, हम लोगों ने अपनी जो हमारी जो लीगल टीम है उसको सारा मामला सौंपा हुआ है, देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन एक बात से मैं सहमत हूं कि जितनी मेहनत और जितना योजनाबद्ध तरीके से किसी राजनीतिक दल को काम करना चाहिए, हम उस मामले में उस मापदंड पे शायद उतना नहीं कर पाए, ये उसका परिणाम है। गुजरात में भी हाल में चुनाव हुआ था, वहां हमको कांग्रेस के साथ हम लोगों का गठबंधन था, 3 सीट हम लोगों को दी थी। इत्तेफाक से 1 सीट पे कैंडिडेट ने अपने आप को गलत नॉमिनेशन भर दिया, 2 सीटों पे हमारे उम्मीदवार चुनाव हार गए। ये बात फैक्ट है, मैं इस बात से पूरी तौर से सहमत हूं कि जितनी काम, जितना मेहनत हम लोगों को करना चाहिए, हमारे पास आदरणीय शरद पवार जी जैसा एक ऐसा व्यक्तित्व है जो पूरे देश में लोकप्रिय है, पूरा देश उनको जानता है और उनकी बातों को लोग गंभीरता से लेते हैं। लेकिन उनके व्यक्तित्व का भी जो लाभ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेना चाहिए, हम सब लोगों को मिलकर लेना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें हम लोगों की उतनी मेहनत नहीं हो पाई है, या ये कहे कि उतना हम लोग उसका लाभ नहीं उठा पाए हैं। तो ये एक हम लोगों के लिए सबक भी है
और इसके आधार पे हम लोग बेहतर तरीके से काम करने का संकल्प हम लोगों को सबक लेना। तो आपने ले लिया ब्रजमोहन जी, अब बताइए कि 2024 को लेकर क्या उम्मीद करें। 2024 मोदी बनाम राहुल गांधी या मोदी बनाम केजरीवाल। आम आदमी पार्टी का दावा रहता है, देखो भाई अब बाकी किसी में दम बम रहा नहीं, जो कुछ भी है वो हम में है और हमारे नेता में है। लोग विकल्प के तौर पर अगर किसी को देखते हैं तो अरविंद केजरीवाल को देखते हैं। इत्तेफाक रखते हैं ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी आप? देखिए कि मैं विपक्ष के हर उम्मीदवार में, जी, हर नेता में यह संभावना है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। खाली अरविंद केजरीवाल जी क्यों, ये संभावना आदरणीय अखिलेश यादव जी में भी है, तेजस्वी में भी है, ये क्षमता ममता बनर्जी जी में भी है, तो मैं नीतीश कुमार जी में भी है, मेरे नेता आदरणीय शरद पवार जी में भी है। आपने 2024 की जो बात की, इसमें बहुत स्पष्ट है, बहुत सारे राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से सहमत नहीं है, जिस प्रकार से वो लोकतंत्र को चलाना चाहते हैं, जिस प्रकार से वो लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, उससे जो सहमत नहीं है, वो सारे लोग एक मंच पे रहेंगे और उसके बाद अगर उसमें जिसका बहुमत होगा, जिस पार्टी के पास ज्यादा सांसद होंगे, निश्चित रूप से उससे पूछा जाएगा, वो जैसा कहेगा उसके अनुरूप। कुल मिला के ब्रजमोहन जी ने सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल के अपर हैंड को खारिज कर दिया। बोले इतनी लंबी कतार है, उस कतार में खड़े हुए एक आदमी का नाम अरविंद केजरीवाल भी है, इससे ज्यादा क्या है। तो काफी उम्मीदें जगा दी तौसीफ उर रहमान जी के लिए, प्रवक्ता है तृणमूल कांग्रेस के। ममता बनर्जी ने बहुत दम दिखाया था, विधानसभा चुनाव में 3/4 बहुमत के करीब वो पहुंची हुई थी उसके बाद। पर ये क्या हो गया आपके साथ में, सारी कोशिशें हवा हो गई। राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को देख रही ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने बता दिया राज्य के स्तर पर ही रहो। क्या कहते हैं? मैं वही कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, इसमें कोई अफसोस या निराश या कोई हताश वाली बात नहीं है। अभी तो ये लड़ाई जारी रहेगी और हमने अभी ये ठीक से मान भी नहीं लिया है कि भाई आपने हमें खारिज कर दिया और हम अभी चुप से बैठ जाएंगे। जाहिर सी बात है, हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में जाके लड़ाई करेंगे। और मैं अन्य प्रवक्ता की भी बात सुन रहा था कि भाई गवर्नेंस ठीक से नहीं चल रहा है यहाँ पे और बहुत सारी कुछ मुसीबतें हैं बंगाल में। तो खैर ये तो टिप्पणी जो है ये तो हर रोज हम सुनते हैं। देखिए, हमें जनता से मतलब है कि जनता हमें कितना सहकार करता है, कितना स्वीकार करता है, हमारे साथ रहता है कि नहीं रहता है। यह 2021 में सबने देख लिया, जहां पे माहौल भारतीय जनता दल पार्टी ने करवाया था कि एक अजीब सा एक माहौल कर दिया था कि भाई ये तो बंगाल अफगानिस्तान बन चुका है, यहाँ तो बंगाल कश्मीर बन चुका है। मुझे समझ में नहीं आता, अगर कोई बंगाल को कश्मीर कहता है तो भाई कश्मीर तो भारत का हिस्सा ही है, तो आप किसको नीचे स्तर से देखना चाहते हैं? और इतने कोशिशों के बावजूद, इतने पैसों के बावजूद, इतने पॉलिटिकल पावर के बावजूद रिजल्ट आपके पास है सर कि 2021 विधानसभा इलेक्शन में कहां पर हम खड़े हैं और कहां भाजपा खड़ी है। ये तो इसी का जो मिसयूज है सर। देखिए, मैं बिल्कुल बोलने से पीछे नहीं हटूंगा जी। ये तो एक आंख से हमें देखा जाता है, हमारे पैसे नहीं छोड़े जा रहे हैं, ये आपको भी पता है। 8,200 करोड़ बाकी है, मोदी साहब वो नहीं दे रहे हैं। रहमान साहब, 75 मैं माफी के साथ आपको बीच में रोकने के लिए विवश हूं, कहीं आप भ्रमित हो रहे हैं। हम बंगाल के हालात पे बात नहीं कर रहे हैं। बंगाल में आपकी हैसियत को लेकर तो कोई सवाल ही नहीं है। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में आपसे राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा थोड़ी छीना है। मोदी जी के दौर में ही आपकी पार्टी को 2016 में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के तौर पर दर्जा मिला था, सम्मान मिला था, उम्मीद जगी थी। वो उम्मीद 6 साल में टूट गई। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया और आप दुखी नहीं है, आप परेशान नहीं है। क्या आपको नहीं लगता है कि आपके नेता ने कुछ ज्यादा उम्मीदें बांधी थी? देश ने बता दिया भाई आपके संदर्भ में बंगाल ठीक है, इससे ज्यादा की उम्मीद मत करो। सर डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, उम्मीदें हम नहीं मानते जी। उम्मीद जनता की होती है सर। जनता हमें उम्मीद देती है और हम जनता की उम्मीदों में खरे उतरते हैं। सर, अभी राष्ट्रीय 2016 में मिला और अभी कोई कह रहा था कि भी छीन लिया, अवस्था खराब हो गई। नहीं सर, 2 साल पहले तो हम बाहर निकले, त्रिपुरा गए, मेघालय गए। सर, आज आप मेघालय और मिजोरम का वो तो वोट परसेंटेज तो देख लीजिए सर, कांग्रेस से ज्यादा है। हमने वहां पर काम किया है और सर काम करने में हम कभी नहीं चूकेंगे सर। और अभी तो 2 साल हुआ हम बाहर निकले सर, वापस से मिल जाएगा, हम तो लड़ाई करके छीन लेंगे इसको। 2 साल पहले आप थोड़ी बाहर निकले हैं, आप पहले से बाहर निकले थे, तभी तो राष्ट्रीय स्तर पे आपको दर्जा मिला था।
कहां आपको गफलत हो गई कि आप 2 साल पहले निकले हैं? आप बहुत पहले से बाहर निकले हैं, तभी तो दर्जा मिला था तौसीफ जी। एक बार अपनी पार्टी के इतिहास को खंगाल के देखिएगा। बहरहाल मैं बढ़ता हूं अब सीधे देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी जी के पास, कांग्रेस से जुड़े। इस बदलाव को क्या देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी शुरू से निशाने पर कांग्रेस को रखती है, विकल्प की राजनीति की बात करती है, भाजपा और कांग्रेस से इतर सुशासन की बात करती है, और आज उसने राष्ट्रीय स्तर पर हैसियत ले ली। आपका घटता हुआ कद, आपका बढ़ता हुआ कद। त्यागी जी, कितनी घबराहट हो गई अब आपको? हिमांशु जी, आपको और पैनल में मौजूद सबको नमस्कार, जय हिंद पंडित जी, स्वागत आपका। हिमांशु जी, जब आजाद हुआ 1952 में हमारे पास मतलब भारत के पास 14 नेशनल पार्टीज थी। आज 2023 में जो ईसीआई का रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 6 राष्ट्रीय पार्टी। अब जनसंख्या भी बढ़ गई है, मुद्दे भी बढ़ गए हैं। हमारा मानना है कि नेशनल पार्टीज और ज्यादा होती तो और ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि जो सत्ता में बैठा हुआ दल है उसको आईना दिखाने के लिए बहुत मजबूत विपक्ष के होने की भी बहुत आवश्यकता है। मैं आम आदमी पार्टी को बधाई देना चाहूंगा कि उन लोगों ने जनता के बीच में जो काम किया, भरोसा दिलाया, अपनी नीतियों के द्वारा दिलाया, वो जनता ने समझा और उनको सहयोग भी किया। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और टीएमसी, एनसीपी, इन दलों को भी मैं कहना चाहूंगा कि इन लोगों ने मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं थी। जनता नहीं समझ पाती है बहुत सी बात। दोबारा मौका आएगा। देखिए क्या है, राष्ट्रीय पार्टी का मतलब बहुत रिकॉग्नाइजेशन से है भी नहीं। अभी हमारे पूर्व के प्रवक्ता भी कह रहे थे, मैं उस बात से सहमत हूँ कहीं ना कहीं। जब सांसद बनकर निकलेंगे और संख्या जिसकी ज्यादा होगी उसको तवज्जो भी ज्यादा मिलेगी। और मैं जोड़ देना चाहता हूँ, हमारे भाजपा के साथी दीपक जी कुछ बातें कह रहे थे, लेकिन भ्रष्टाचार के बारे में कह रहे थे। भ्रष्टाचार के ऐसे कितने मामले में इनसे पूछना चाहता हूँ जिसमें कांग्रेस के नेता जेल गए। हमारी सरकार थी, जिन जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के मामले बने थे, सवाल उठते थे, हमने जेल पहुंचाने का काम किया। आपकी सरकार में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और आपको साफ सुन रहा है। यहाँ बैठकर, पैनल पर बैठकर, जैसे दौरानी जेठानी में जब ज्यादा नहीं बनती है चुगलखोरी करती है, आपस में बुराइयां करती है, जहाँ बैठते हैं। हर जगह भाजपा द्वारा कांग्रेस को कोसना, सत्ता में बैठकर विपक्ष को कोसना, यह अनुचित है। आपका दूसरा टेन्योर है। अभिमन्यु जी, थोड़ा रुकते हैं अपन। अभी अपनी बातचीत भाजपा कांग्रेस में है ही नहीं, अभी तो बातचीत के केंद्र में आप है। कमाल की पार्टी है। देश के 2 सबसे बड़े दल हैं, एक का नाम है भारतीय जनता पार्टी, एक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दोनों ही आरोप लगाते हैं आम आदमी पार्टी से। कांग्रेस बोलती है ये भाजपा की बी टीम है, भाजपा ही बोलते हैं ये कांग्रेस की बी टीम है। पर कुल मिलाकर आप भी बधाई दे रहे हैं, आपको हम बधाई देते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी बधाई दे रही है। आज भी कंफ्यूजन हो गया भाई, वस्तुतः आम आदमी पार्टी का समर्थक है कौन? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का सम्मान ना किया जाए, आप बताएं जी। हाँ, इस लोकतंत्र की जो आत्मा है वही तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। यह भारतीय जनता पार्टी को, अरे आप कौन से लोकतंत्र के हिमायती हैं? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2 चुनावों में प्रचंड जीत हासिल कर रही है, आपसे बर्दाश्त कहां हो रहा है? आपका नेता तो हर जगह पे चिल्ला रहा है हाय देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लोकतंत्र के तहत सरकार चुनी जाती है, वो सरकार आपको बर्दाश्त नहीं होती। आप हमें बता रहे हो कि आप तो लोकतंत्र के हिमायती हो, कैसे माने? आप देंगे आप बैठकर सर्टिफिकेट कांग्रेस कितनी बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है? आप बैठकर देंगे क्या? नहीं दे सकते ना आप। उसी जनता ने फैसला लिया है, 3 अंकों में भी नहीं आते तो मानेंगे ना कि जनता समझदार हो, आपका नेतृत्व तो ठीक नहीं है। जब आप ही बोल रहे हैं कि जनता को क्या मूर्ख मानता है, तो इस जनता का फैसला है अभिमन्यु त्यागी जी कि कांग्रेस इस लायक भी नहीं कि इसे विपक्ष के नेता का दर्जा भी मिल सके। ठीक फैसला है। पूछने के लिए बैठे हैं क्या आप? चर्चा करें क्या मुर्गियों को आपस में लड़ाने के लिए बैठे हुए कि जैसे बड़े महाराजा मुर्गा लड़ाई करवाते थे? द्विवेदी जी बात सुनिए, सार्थक अगर आप चर्चा करें तो मैं डिबेट पे रुकूंगा। अरे आपके पास तर्क होगा तो आप रखिए, इसमें मुर्गे लड़ाने की बात क्या है? आपने एक बात कही, आपसे सवाल किया, सवाल को उत्तर की अपेक्षा है। सारे प्रवक्ता जो बैठे सबने तो जवाब दिए। आपके पास अगर तर्क नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, तो आपकी मर्जी, आप रहे ना रहे बहस में, चर्चा में रहे ना रहे। लोग देख रहे हैं कि देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के प्रवक्ता के तौर पर जो अभिमन्यु त्यागी जी है, उन सवालों का जवाब देने के स्थान पर बौखला रहे। क्यों बौखला रहे? सवाल है ना आपसे,
कम नहीं माना। आप बताइए तो ये दीजिए, कांग्रेस पार्टी, ये जो लोकतंत्र की आत्मा है वही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। अरे देश की आजादी में सबसे बड़ा अगर सहयोग था, देश की पार्टी में सबसे ज्यादा कुर्बानी थी तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की थी। आप इस बात को झुठला रहे हैं, इसका मतलब पता नहीं आप क्या उलझ गए अभिमन्यु जी, कुछ मन ज्यादा आहत हो गया आम आदमी पार्टी की संभावनाओं से, ऐसा आपका लगता है? किसने खारिज किया कांग्रेस के योगदान को? किसने खारिज किया नेहरू को? किसने खारिज किया इंदिरा गांधी को? ये सब देश के संदर्भ में धरोहर है, किसे ऐतराज है? हम आज के संदर्भ में बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को मिले हुए दर्जे पर बात कर रहे हैं, आप उस पर कुछ नहीं कह पा रहे। लेकिन मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के पवन शर्मा जी है। पवन जी, आखिरकार मिल ही गया, चाहे हाईकोर्ट के दखल के बाद मिला। पहली प्रतिक्रिया आपकी, क्या देख रहे हैं आप इस दर्जे के साथ भविष्य? देखिए सर, मुझे लगता है कि अब ये आम आदमी पार्टी के लिए और देश के लोगों के लिए खुशी का समय है। देश के लोगों ने अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को अपने दिलों में जगह दी है। और ये देखिए, महज 10 साल की पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलना मुझे लगता है ऊपर वाले का चमत्कार ही हो सकता है। नहीं तो ऐसे इतिहास में बहुत सारी पार्टियां रही हैं, आई और कई चली गई, लेकिन आम आदमी पार्टी का मॉडल है, उसको लोग पूरे देश में हर कोने में पसंद कर रहे हैं। ये तो हमारी खुशी की बात है। रही बात आज इस बात की कि आम आदमी पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद हमको राजनीतिक परिदृश्य अगर हम समझने की कोशिश करें तो जनता के मूल मुद्दों को हमने राजनीति के केंद्र में लाने का काम किया है। आज से पहले आप देखते होंगे कि कोई भी पार्टी 75 साल हो गए, कोई भी पार्टी एजुकेशन की बात करती नहीं थी, कभी सरकारी अस्पताल की बात करती नहीं थी, कभी बेरोजगारी पे कभी किसी ने इतना बढ़ चढ़ के काम नहीं किया, आवाज उठाने का काम नहीं किया। लेकिन आज देश के लोगों को उम्मीद मिली है कि सरकारी स्कूल अच्छे हो सकते हैं, सरकारी अस्पताल अच्छे हो सकते हैं, 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकती है, सबको मुफ्त पानी मिल सकता है, और अब महिलाओं को बस में किराया मुफ्त मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि जनता ने सर आंखों पे लिया। और इसकी वजह यही है कि 10 साल में 10 साल के समय में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। राजनीति में एक नया मोड़ इसको कह सकते हैं कि एक नया मोड़ राजनीति आज। मैं थोड़ा आपकी जानकारी बढ़ाना चाहता हूं पवन जी, ऐसा नहीं है कि आपने कोई चमत्कार कर दिया कि देखिए हम 2013 में आए, 10 साल में हमें राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिल गया। इससे भी जल्दी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा हासिल करने वाली संस्थाएं हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में अगर आपके दौर की बात करें तो संगमा जी, उन्होंने भी एक पार्टी बनाई है, नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी, उसे 2019 में ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा मिल गया। आपसे जानना यह है कि ये दर्जा मिलने के बाद करेंगे क्या? भाजपा की राह मुश्किल करेंगे या भाजपा की राह आसान करेंगे? तमाम दल मिलकर विपक्षी एकता की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल उससे अलग चलते हैं। लोगों की शिकायत है विपक्षियों की कि कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल भाजपा की मदद करते हैं, और ये जो आपको दर्जा भी मिला है वो उसी घूस के रूप में मिला है। गुजरात में आपको वोट दिलाए गए और उस दर्जे के एवज में आपको ये दर्जा हासिल हो गया। क्या कहते हैं पवन जी, डील ठीक चल रही है? अब देखिए, राजनीतिक आरोप ये लोग कुछ भी लगा लें, लेकिन ये तो ये मानेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी पहले नेता हैं, इन्होंने राजनीति के केंद्र में जनता के मुद्दों को आज रखा है। तो दर्जा ऐसे नहीं मिलता, ये दर्जा तय मानकों के आधार पर मिलता है। 2 राज्यों में देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बाद तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी है, जिसकी 2 राज्यों में सरकार है। और नेशनल पार्टी होना अलग बात नहीं, 6 नेशनल पार्टियां देश में है, लेकिन 2 राज्यों में सरकार में तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी है, तो आपको मानना पड़ेगा। और दूसरा, 10 साल की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए बहुत सारी पार्टियां हैं, 2 राज्यों में तो सरकार बन जाती है और कई राज्यों में जाके उनके एमएलए आ जाते हैं, मेयर आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली मॉडल है, केजरीवाल मॉडल है, उसको देश के लोग पसंद कर रहे हैं। और समय आएगा, कहते हैं कोई आइडिया खत्म नहीं हो सकता उसका, अगर समय आ गया है तो मुझे लगता है कि वो समय आ गया है। देश के लोग उम्मीद से आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के मॉडल की तरफ देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी का मॉडल क्या कहता है? आम आदमी पार्टी का मॉडल हर वर्ग की बात करता है, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, हर वर्ग की बात करता है। मेरे सवाल पे नहीं जा रहे। 2 किस्म से लोग आपको देख रहे हैं, एक संभावना के तौर पर देख रहे हैं, एक संदेह के तौर पर देख रहे हैं। संभावना के तौर पर कैसे देख रहे हैं वो तो आप बता रहे हैं, संदेह के तौर पर कैसे लोग देख रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। लोग संदेह के तौर पर देख रहे हैं, भाजपा की मदद करने के लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बहुत तत्पर है। विपक्षी गठजोड़ को सेंधमारी करने के लिए आप पुरजोर प्रयत्नशील रहते हैं। जब सब विपक्ष एक तरफ चलता है तब अलग अलग चलते हैं। तो क्या उम्मीद करें, इस दर्जे के साथ में
अलग चलना और मुखर रहेगा। राहुल गांधी से इतर अरविंद केजरीवाल मोदी जी के सामने खड़े दिखाई देंगे। कुल मिलाकर मोदी विरोधी वोटों का विभाजन, क्या उसमें आम आदमी पार्टी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ योगदान देना चाहेगी? नहीं, देखिए, अब मैं आपके सामने एक उदाहरण बताता हूँ। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे चुनौती दे रही है, चाहे दिल्ली का मुद्दा हो, चाहे पंजाब का मुद्दा हो। आप देखिए, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 साल से है। वो भारतीय जनता पार्टी थी और कांग्रेस थी, दोनों पार्टियां थी। क्या कांग्रेस 27 साल में भारतीय जनता पार्टी को हरा पाई? नहीं हरा पाई। अभी नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुए थे, नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस की देखिए पूरी ताकत से कांग्रेस लड़ी, लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं लड़ी। लेकिन क्या कांग्रेस वहां पे हरा पाई? तो ये मैं कहूं कि ये हरा देगा, वो जिता देगा, मदद कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम मदद करते तो क्या हमारे नेताओं पे, ये सोचिए कि 70 से ज्यादा नेताओं पे ये लोग केस करा चुके हैं, हमारे 2 नेताओं को उन्होंने जेल में डाला हुआ है और बिना किसी सबूत के डाला हुआ है। तो सोचिए कि हमारी गलती क्या रही होगी? हमारी गलती ये रही होगी भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाई। सिर्फ उस आवाज की वजह से हमारे 2 नेता जेल में बंद है। और देखिए, इतनी सारी सीआईडी की रेड होने के बाद भी एक पैसे का भ्रष्टाचार का ये आज तक सबूत नहीं दे पाए कोर्ट के अंदर, लेकिन फिर भी जेल में बंद है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का जो शासन है उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी लगातार पुरजोर। पवन जी, आपकी इस दलील पर एक सवाल और करता हूं और वापस मैं कोशिश करूंगा अभिमन्यु त्यागी जी कुछ बोल सके। कि आपने कहा कि भ्रष्टाचार का एक आरोप साबित नहीं कर पाए, एक सबूत नहीं दे पाए, फिर भी जेल में बंद है। क्या हो गया देश की न्यायिक व्यवस्था को? यहां पर तो तमाम लोगों को जमानत मिल जाती है, आपके नेताओं को जमानत भी नहीं मिलती, सबूत है नहीं आपके अनुसार, तो अदालत से जमानत क्यों नहीं मिलती आपके नेताओं को? सत्येंद्र जैन महीनों बीत गए, अभी भी जमानत रिजेक्ट हो गए। वकील अच्छे नहीं करते क्या? या आपकी दलील में दम नहीं है? सबूत हैं, दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। इसी कारण से एक बेल जैसी चीज भी हासिल नहीं हो रही। क्या कहते हैं, जमानत पर भी नहीं निकल पाते आपके नेता? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। पहले मैं तथ्य बता दूं कि आज पीएमएलए एक्ट जो है भारतीय जनता पार्टी में शासन में आने के बाद इन्होंने अमेंडमेंट किया। उसमें क्या है कि जब तक जांच चलेगी तब तक आपको बेल नहीं मिलेगी। और आप देखिए, कोर्ट की कार्रवाई देखते होंगे आप। सीनियर कौन से आप बात कर रहे हैं पीएमएलए के अंदर का कि जब तक जांच चलेगी और जमानत नहीं मिलेगी? पीएमएलए के में अरेस्ट हुए तमाम लोग जमानत में बाहर आए हुए हैं। एक बार खगालिएगा, आपको जरूरत है पवन जी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तथ्य के संदर्भ में और फिल्टर की जरूरत है। पर मैं अभिमन्यु त्यागी जी वापस आपके पास आना चाहूंगा। क्या देखते हैं आप आम आदमी पार्टी को? विपक्ष के साथ एक मजबूत दल और जुड़ रहा है या भाजपा का मददगार विस्तार ले रहा है? क्या कहते हैं? देखिए दूरी दीदी, आज जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय पार्टी दर्जा मिलने का मुद्दा भी है जी। और मैं नहीं चाहता कि आज कुछ हम बधाई देने के अलावा कुछ ज्यादा बात करें। मैं कहना चाहूंगा, दोबारा से कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी को भी बधाई है, साथ में एनसीपी, टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी एक सबक भी है कहीं ना कहीं जनता के द्वारा कि उन्होंने नई इनकी नीतियों को समझा होगा। लेकिन एक बात इसमें तय है कि लोकसभा में जिनके सांसद ज्यादा होंगे रीजनल दल के भी, उनका भी वजन खूब बहुत ज्यादा होता है और हमेशा ऐसा देखा गया है। ऐसा भी देखा गया है जिनके बहुत कम सांसद रहे हैं वो लोग भी देश के प्रधानमंत्री तक भी बन गए। तो मेरा अपना निजी तौर पे भी मानना है कि राष्ट्रीय दल होने का दर्जा खैर एक बहुत सम्मान का विषय भी है, लेकिन सांसद संख्या होनी भी बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी अब कितना जनता की नजरों में टिकी रहेगी वो अब ये जानेंगे, इनकी नीतियां जानेंगे। अब इनको ज्यादा जिम्मेदारी है, ज्यादा ही सवालों की घेरे में आएंगे। ये जिन चीजों से बच जाते थे सवाल जवाबों से, अब ये बच नहीं पाएंगे, जिम्मेदारी से नहीं भाग पाएंगे। अब जिम्मेदारी तय हो गई है। पहले ये कहते थे पराली जलने से पोल्यूशन बढ़ गया, अब बोलना बंद कर दिया इन्होंने। कहते थे पंजाब से पराली जलती है, अब वो पराली जलनी बंद होगी। तो ऐसे बहुत सारी बातें जब आदमी की जिम्मेदारी तय हो जाती है, जैसे मिस्टीफ कोई स्टूडेंट होता है क्लास में, उससे मॉनिटर जब बना दिया जाता है तो वो शैतानी करना कम कर देता है। ये सब देखा गया है। टीचर ऐसे बच्चे को बना देती है अमूमन। तो अब आम आदमी पार्टी जो अपना काम करेगी, काम के द्वारा जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट पर बात की जाएगी। और जहां तक दिल्ली के स्कूलों की बात है, सब जानते हो कांग्रेस पार्टी की देन है, मरम्मत करा देना पुराने मकानों का। ये कहीं कोई रिजल्ट में तो आता नहीं है। अपनी तरफ से कुछ नया काम जब ये करेंगे इसके बारे में चर्चा की जाएगी। लेकिन जनता आज इनको समझ रही है, दिल्ली की जनता जान रही है। भारतीय जनता पार्टी को भी जनता ने जाना समझा, इनकी बातों को समझा, इन पर भरोसा किया, ने जिता दिया। लोकतंत्र में यही तो होता है, हम लोग अपनी बातों को नहीं समझा पाए, जनता ने हमको इग्नोर किया।
लेकिन अब हम फिर से मैदान में हैं अपनी बातों को समझाने के लिए। हमको निश्चित तौर पर मुद्दे आधारित चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ती है, आंदोलन करती है, शिक्षा की, चिकित्सा की, महंगाई की, बेरोजगारी के। आज ये बहुत बड़ा मुद्दा है और जनता कब तक भावनात्मक मुद्दों पर टिकी रहेगी? हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। असली विकल्प अगर भारतीय जनता पार्टी का है। अभिमन्यु त्यागी जी की एक बात बड़ी खूबसूरत है, आप प्रश्न पत्र कैसा भी दो, उन्होंने अपना उत्तर सेट कर रखा है, वो उसी उत्तर को देंगे। हमने जानना चाहा कि आम आदमी पार्टी भाजपा की मददगार बनेगी या विपक्ष को मजबूत करेगी। उन्होंने उसे छोड़ के बाकी सारी बात कह दी। अभी के संदर्भ में कह दिया आम आदमी पार्टी को दर्जा मिला है, अभी तो मैं केवल बधाई देना चाहता हूं। पर दीपक जी के साथ में सहूलियत है, वो केवल बधाई तक सीमित नहीं रहते हैं। तो दीपक जी, आपसे जानना चाहता हूं, विपक्षी एकता तो कितना कमजोर होता हुआ देख रहे हैं इस कदम के साथ आप? अरविंद केजरीवाल की सियासत के तरीके को आपने नजदीकी से देखा है, क्या देख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनकर ही संतुष्ट हैं या हसरत बहुत ज्यादा है? और जैसे जैसे शिखर पर चढ़ते हैं उतने अकेले होते जाते हैं। आप देखिए, जितने लोग शुरुआत में साथ थे, शेर पढ़ते हैं ना अपन, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। यहां उल्टा है, लोगों के साथ चले थे, मंजिल पर पहुंचते जा रहे हैं, लोग हटते जा रहे हैं। क्या कहते हैं आने वाले समय को लेके दीपक जी? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी मेरे विपक्षी दल के मित्रों ने जो भी बातें कही जी, उसमें सारी की सारी बात एक्सप्रेस हुई कि संख्या के आधार पर प्रधानमंत्री का फैसला होगा, जो विपक्षी दल ज्यादा संख्या लेके आएगा। तो मैं समझता हूं ये सारी की सारी बातें बहुत हवा हवाई हैं जी। अब आम आदमी पार्टी, जिनका लोकसभा में एक सांसद है जी, वो प्रधानमंत्री के पद के बारे में सोच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी रही है इतिहास में, आज मैं करेक्ट कर देता हूं दीपक जी, अब एक भी कहां है। एक जो थे वो मुख्यमंत्री हो गए, वो भी छीन लिया गया, तो कहां है लोकसभा में? सवाल यह है कि मैं नहीं समझता कि इस तरह की बातों से विपक्षी दल का कोई भला होने वाला है जी। लेकिन आम आदमी पार्टी के पक्ष में एक बात जरूर है जी, कि बाकी जो पार्टियां हैं वो पूरी तरह पारिवारिक पार्टी में तब्दील हो चुकी है जी। और आम आदमी पार्टी का रवैया, उसको पारिवारिक पार्टी बनने में उनका रवैया भी बहुत अलग नहीं है। जो कुछ अपन अफवाहें सुनते हैं, आपके कानों तक भी बहुत सारी बातें आती होंगी जिनका अभी एविडेंस सामने आना बाकी है, लेकिन पारिवारिक पार्टी दिखने में उनको अभी कुछ वर्ष का समय है और इसलिए इसका फायदा मिल रहा है। देश की जनता लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना चाहती है और इसलिए वंशवादी पार्टियों को खारिज कर रही है। उसका एक फायदा आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। दूसरी बात है कि वंशवादी पार्टियां जो भी हैं, अब अपने बच्ची को उन्होंने बैकडोर दे दी। वो राजयोग में पले हैं, उनमें कोई सक्रियता नहीं है, कोई जुझारूपन नहीं है, सेकंड थर्ड जनरेशन के हैं। तो जैसे एंटरप्रेन्योर्स का होता है, सेकंड थर्ड जनरेशन वाले और सुस्त हो जाते हैं, जैसे इन छोटे नेताओं का भी है। आम आदमी पार्टी के साथ ये है कि इनके पास फर्स्ट जनरेशन वाले एक्टिविस्ट हैं, तो इनकी सक्रियता भी बनी हुई है और इसीलिए मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी से बाकी विपक्षी दलों को चुनौती अवश्य है और उन सबको खतरा पैदा होगा अलग अलग राज्यों में। दीपक जी ने बड़ी तार्किक बातें रखी हैं और इसके संदर्भ में ब्रजमोहन श्रीवास्तव और तौसीफुर रहमान दोनों से मुझे बात करनी है। आप राष्ट्रीय दर्जे से क्षेत्रीय दर्जे पे इसलिए पहुंच गए ब्रजमोहन जी कि कुल मिलाकर जो बात मोदी जी लगातार कह रहे हैं, पारिवारिक पार्टियां ना अपना भला कर सकती हैं ना देश का भला कर सकती हैं। अब आपके यहां भी क्या हुआ? शरद पवार कितने ही बड़े नेता हों, विरासत तो सुप्रिया सुले और अजीत पवार से ज्यादा देख ही नहीं पा रहे ना। जनता ने बता दिया। इसी सोच के साथ रहोगे तो फिर जाके सिमटते ही जाओगे। सबक है हिमांशु जी, मैं आपकी इस बात से असहमत हूँ जी। अभी आप देखिए, हमारी पार्टी में चुनाव हुए, इस चुनाव में आदरणीय प्रफुल्ल पटेल उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए जी। और जिनका आपने जिक्र किया, आदरणीय सुप्रिया सुले और आदरणीय अजीत पवार साहब, ये हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी में कहीं भी नहीं है। वर्किंग कमेटी के मेंबर है लेकिन पदाधिकारी के रूप में नहीं है। तो मैं आपकी इस बात से तो पूरी तौर से असहमत हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कोई पारिवारिक पार्टी है। उसमें काम करने वाले लोगों को लगातार अवसर मिलता है और अपनी बात कहने का मौका मिलता है। वहां पर बिल्कुल एक प्रक्रिया के तहत चुनाव होता है, उस चुनाव में जो लोग जीतते हैं उनको मौका मिलता है। तो ये शायद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में ये बात ठीक नहीं होगी। जहां तक बात अभी जो आप पार्टी के मामले में आपने जो प्रश्न पूछा है दूसरे साथियों से, देखिए कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक आंदोलन चला जी, जिसमें सारी विपक्षी पार्टियां साथ थी,
उसमें आप पार्टी के जो आदरणीय संजय सिंह जी और दीगर जो उनके सांसद हैं राज्यसभा के, सारे लोगों ने बिल्कुल खुलकर उसमें हिस्सा लिया है जी और खुल के हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने आगे बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया है। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो विपक्षी एकता की जो बात है उसमें आप पार्टी पीछे नहीं है। ये जी। बात जरूर है कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को और आप पार्टी को इस बात के लिए बधाई भी देना होगी कि उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से विपरीत परिस्थितियों के उपरांत भी देश में राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त कर लिया, इसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन ये बात भी सच है कि इस समय वो बहुत ज्यादा एक विषम परिस्थितियों से निकल रहे हैं, जी क्योंकि जो केंद्र सरकार है उसने पूरी ताकत के साथ आप पार्टी के ऊपर प्रहार किया है। जी वो केंद्र शासन उनको पूरी तौर से नेस्तनाबूद करने के लिए काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उनकी जिजिप्सा है कि वो लगातार संघर्ष करके पंजाब में भी उन्होंने सरकार बना ली, गुजरात में भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दिखा दी, गोवा में भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दिखाई। ये देश के सारे राजनीतिक दलों को एक ऐसा प्रकरण है जिसपे लोगों को चिंतन करना तो मैं चाहिए। ऐसा थोड़ा और विस्तार देता हूं ब्रजमोहन जी, क्या आपको नहीं लगता है कि बार बार ये बात होती है मोदी के मुकाबले कौन? उत्तर मिल गया, आप स्वयं बता रहे हैं इतनी विपरीत परिस्थितियों में ऐसी सफलता ले रहे हैं, अपने आप को साबित कर रहे हैं। क्या समय नहीं आ गया है कि सारे विपक्ष को मिलकर अपना चेहरा अरविंद केजरीवाल को घोषित कर देना चाहिए? एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल। लोगों का भरोसा है, उम्मीद है, आस्था है, संभावना है। क्या कहते हैं, समय आ गया है? मैं सोचता, मैंने जैसे आपको कहा कि अगर पूरे देश में उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है और उनके पास भरपूर सांसद आते हैं तो कौन रोक सकता उनको प्रधानमंत्री? ब्रजमोहन जी, अब तो आप बेईमानी की बात करने लगे। हमने विपक्षी एकता की बात की, आप भी अभी उसी की बात कर रहे थे, तो हमने आपसे जानना चाहा भाई संयुक्त विपक्ष कैसे, एक चेहरा, क्या आपको नहीं लगता है कि विपक्ष को अब विचार करना चाहिए? इतनी प्रतिकूलताओं के बावजूद भी एक शख्स अपनी पार्टी में भी सर्वोच्च है और जहां जहां चुनाव लड़ा रहा है वहां पर भी जनता का समर्थन हासिल करने में सफल हो रहा है। आप ही बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे। तो क्या सारे विपक्ष को विचार नहीं करना चाहिए? कब तक राहुल गांधी के नाम पर विचार करते रहेंगे? शरद पवार जी की भी उम्र हो चली है, ममता जी भी बंगाल में उलझी हुई है, समय आ गया है, अब अरविंद केजरीवाल ही उम्मीद है। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? ऐसे शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर देश के अंदर जो क्षेत्रीय दल है वो अपने आप में बहुत सशक्त है। उनका जो नेतृत्व है वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने में सक्षम है। जैसे पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं, आज ममता बनर्जी जी के मुकाबले उनके पास इस राज्य स्तर पर कोई नेता नहीं है। यही हालत पंजाब में है, यही हालत महाराष्ट्र में है, यही हालत आपके मध्य प्रदेश में है, यही हालत आपके हिमाचल प्रदेश में। अगर नरेंद्र मोदी जी एक चेहरा बन के आते हैं सामने तो निश्चित रूप से उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है, लेकिन जब राज्य स्तर पे जब चुनाव होता है, राज्य स्तर पे अगर राजनीति होती है तो वहां पर। ब्रजमोहन जी, आपसे सवाल तो मैं 2024 के लिए ही कर रहा हूं, हम चुनाव का, राज्य की बात कहां रह गई? राष्ट्रीय स्तर पर क्या अरविंद केजरीवाल के नाम पर विचार नहीं होना चाहिए? जिस तरीके की सफलता और संघर्ष की कहानी दिखाई दे रही है एक दशक की, क्या ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी इस पर विचार करने के लिए नहीं सोचते हैं कि दलों को विचार होना चाहिए? मैंने तो आपको पहले बताई, पूरी लिस्ट बता दी कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो देश में प्रधानमंत्री के रूप में काम कर सकते हैं। खारिज लोगों की फेहरिस्त गिना रहे हो आप। अखिलेश यादव अपने राज्य में पिटे हुए, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर चेहरा दिखा रहे हो आप। शरद पवार अपने राज्य में पिटे हुए, देश के नेता के तौर पर दिखाएंगे। ममता बनर्जी, केवल बंगाल में ही सफलता मिली ना, बाकी सारी जगह तो शिकस्त की लंबी फेहरिस्त है, उनके संदर्भ में उम्मीद दिखाएंगे। आपने स्वयं अपने आकलन में बताया कि देखो आम आदमी पार्टी तो कमाल कर रही है, कितनी प्रतिकूलताओं से जूझ रही है, कितने मुश्किलों से गुजर रही है, फिर भी अरविंद केजरीवाल बड़े चले जा रहे। तो हमने पूछ लिया आपसे, भाई क्या उनके नाम पर विचार नहीं होना चाहिए? तो आप उसमें दाएं बाएं होने लगे, अरे हमारे पास इतनी लंबी लिस्ट है। बाकी मोदी जी की मदद करने के लिए आप लोग बहुत प्रयत्नशील नहीं है। मैं नहीं सोचता शायद मोदी जी को इस समय सबसे ज्यादा कठिनाई गठबंधन के कारण ही आ रही है जी। अपने अपने राज्यों में जो राज्यों का नेतृत्व है वो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं के मुकाबले बहुत ताकतवर है और वहां पर बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। आप देखिए, आदरणीय मोदी जी को भी गुजरात में उनका खुद का राज्य था, लेकिन 12 दिन उनको वहां पर प्रचार करना पड़ा। आदरणीय अमित शाह साहब को तो वहां पर 28 दिन रहना पड़ा। यदि उनका 27 साल का वहां पे कार्यकाल। ब्रजमोहन जी, आप कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए ऐसा लग रहा है। अरे अगर उन्होंने 12 दिन दिए तो चमत्कार भी तो हुआ। अपने मुख्यमंत्री रहते हुए इतनी सीटें नहीं आई जितनी सीटें उन्होंने अभी लेके दिखाई। गठबंधन की क्या जरूरत है?
बहुत जोर लगाया, पर तृणमूल कांग्रेस ने अकेले ही परचम फहराया बंगाल में। पंजाब के संदर्भ में आदरणीय पवन जी की पार्टी ने कमाल ही किया हुआ। कोई हस्तक्षेप करने जा रहे तौसीफ उर रहमान जी। जी तौसीफ जी, कौन सी बात आपको अप्रिय लग गई? नहीं सर, मुझे लगी नहीं है। आप शिकस्त की बात कर रहे हैं तो मैं भी आपको ये बताते चलूं कि कितने बाइपोल, कितने पंचायत और कितने सीट विधानसभा के मोदी अपने ही टेन्योर में हार चुके हैं। आपको खुद मालूम, अगर आप ये बात बोलेंगे नहीं। और यहाँ बैठकर आप खुद ही डिसाइड कर रहे हैं कि विपक्ष का नेता कौन होना चाहिए, वो अरविंद साहब होने चाहिए। बिल्कुल, अरविंद साहब को बधाई है कि उन्होंने बहुत अच्छा एक रिजल्ट दिया है। मगर ये बात आपको भी मालूम है, मगर आप मीडिया में ये बात नहीं कहेंगे। अगर नाको तले अगर किसी ने चना चबाया है मोदी जी के लिए तो वो दीदी है। उनसे ज्यादा परेशान तो कोई हो ही नहीं सकता। मोदी अगर आज किसी से सबसे ज्यादा परेशान अगर देश में है तो वो ममता बनर्जी से है, क्योंकि इनकी दाल नहीं गलती है कहीं पर भी। क्योंकि अगर एनआरसी के खिलाफ सबसे पहले कोई अगर खड़ा हुआ है तो ममता बनर्जी खड़ी हुई है। नोटबंदी के खिलाफ अगर सबसे पहले कोई खड़ा हो तो ममता बनर्जी खड़ी हुई है। चाहे वो दिल्ली में प्रदर्शन हो, बंगाल में प्रदर्शन हो, त्रिपुरा, मिजोरम या मेघालय कहीं प्रदर्शन हो तो ममता बनर्जी ही करती हैं। तो इसी के लिए आप लोग मीडिया के तौर पे ममता बनर्जी का नाम डिस्कस भी नहीं करना चाहते। मैं तो पूरी जगह से करने चाहता हूं। आपको बिठा रखा है सारी पैरवी करने के लिए, आपको रोका कहां है? कैसा आरोप लगा देते हैं आप लोग? भाई तौसीफ जी, आप जितना भी बोले आपकी पूरी बात सुन तो रहे हैं, बोलिए ना आप। और इलेक्शन तो सर हम बिल्कुल लड़ेंगे जी। आज राष्ट्रीय स्थल पे अगर कुछ छीन लिया गया है तो सर अभी कंफर्म नहीं हुआ है। ये जो इलेक्शन कमीशन जो है ये दुनिया में सारे जगह में, हिंदुस्तान में इन्होंने इलेक्शन अपने हिसाब से करवाया, मगर बंगाल में 8 फेज में करवाया। क्यों? ये डर था जी, ये मोदी जी को डर था। और ईसी को मिसयूज कौन करता है सर? ईसी को मिसयूज करने वाले तो भारतीय जनता दल पार्टी है जी। उनके हिसाब से चलता है। तो भैया जब चाहा छीन लिया, जब चाहा दे दिया। पर कोर्ट में हम जरूर जाएंगे सर। काम जनता के लिए करनी चाहिए, वो हम कर रहे हैं। वो सिर्फ बंगाल में नहीं, आज हम त्रिपुरा में भी संघर्ष कर रहे हैं। आप वोट परसेंटेज देख लीजिए। और त्रिपुरा और असम में जितनी ग्रीवियंस सेल टीएमसी इसको संभाल रहा है, शायद वो कांग्रेस तो बहुत दूर की बात है, भाजपा वहां पर राज करने के बाद भी नहीं संभाल रहा है। ये आप अपने पत्रकार से एक बार ब्लूप्रिंट निकलवा लीजिए। मैं बिल्कुल अपने होशो हवास में ये बात कह रहा हूं सर। तो क्या कहते हैं तौसीफ जी, 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष को ममता बनर्जी को आगे करना चाहिए? फालतू की बात है अरविंद केजरीवाल। असल संघर्ष अगर कोई कर रहा है तो दीदी कर रही हैं। अगर मोदी जी से कोई मुकाबला कर सकता है तो दीदी कर सकती हैं। अगर मोदी जी को किसी से भय लगता है तो दीदी से लगता है। तो क्या आप इस बात की हिमायत करेंगे? भले ही हमारे पास राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा नहीं रहा, पर नेता हमारे ही पास है। छोड़ो राहुल गांधी को, छोड़ो अरविंद केजरीवाल को, होना चाहिए तो दीदी को होना चाहिए। राष्ट्रीय दर्जा रख कर और अगर आप पब्लिक का काम ना करें, आप तानाशाही करें, आप डेमोक्रेसी को मार दें, आप जमहूरियत को मार दें, आप डिक्टेटरशिप करें, ऐसे फिर नहीं चाहिए हमें जी। हमें तो द्वारे सरकार चाहिए जी, कि हम सरकार को लेकर घर घर तक जाएं। और यही तो सीख है टीएमसी की कि घर तक पहुंचे। सर राष्ट्रीय आज नहीं कल वापस से मिल जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रहमान साहब कहीं उलझ गए। मैंने फिर पूछा, क्या आप मानते हैं 2024 के लिए सारे विपक्ष को मिलकर दीदी को आगे करना चाहिए, बात बन जाएगी? ये मेरा सवाल है। बनेगी, वो लड़ाई कर सकती हैं जी। लोग उनकी इज्जत करते हैं। अरविंद केजरीवाल दीदी की इज्जत करते हैं और दीदी अरविंद केजरीवाल को बहुत मानती है जी, बहुत ज्यादा मानती है। अखिलेश जी को मानती है, नीतीश जी को मानती है, पटनायक साहब के साथ भी उनका रिश्ता है। तो चेहरा कौन होगा वो विकल्प अलग बात है, वो आप बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते सर। अरे हम तो आपसे रायशुमारी कर रहे हैं, हम कौन हो रहे हैं तय करने वाले? आपसे अपने नेता के संदर्भ में बोला नहीं जा रहा, आप सवाल मेरे से कर रहे हो, आप तय नहीं करते। अरे आप तय करिए ना। आपसे पूछा क्या आप अपने नेता को मानते हैं कि बाकी विपक्षी दलों को विचार करना चाहिए कि दीदी का चेहरा आगे करिए, जनता पीछे आ जाएगी। मोदी जी के खिलाफ एक सशक्त विकल्प की तलाश की बात हो रही है। ममता बनर्जी में वो क्षमता है, वो योग्यता है कि अगर विपक्ष तैयार हो जाए तो देखो कमाल हो जाएगा। ये सवाल है मेरा तौसीफ जी। सर जनता डिसाइड करेगी ना सर। हम वोट लेकर पार्लियामेंट पहुंचेंगे, पार्लियामेंट पहुंचने के बाद जनता डिसाइड कर लेगी, पार्टी डिसाइड कर लेगा भैया कौन है नेक्स्ट। मुझे पहला ऐसा राजनीतिक प्रवक्ता मिला है जिसने बताया है कि हम पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे, उसके बाद जनता तय करेगी कि प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या वाकई इस देश में लोकतंत्र ऐसे ही चलता है कि पार्टियों के नेता जीत जाए, फिर जनता बताती है कि हाँ इसको प्रधानमंत्री के तौर पर चुना जाए? पता नहीं ऐसा लोकतंत्र कहां पर देखा है। तौसीफ जी ने विचार करेंगे। पर पवन शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो पवन जी आप अपनी बात कहें, फिर कुछ सवाल आपसे कर लें। जी मैं बस
5 सेकंड अपनी बात रखना चाहता हूँ हिमांशु। देखिए, आज मुद्दा ये नहीं है कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा कौन नहीं होगा। आज मुद्दा ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अघोषित तानाशाही का शासन ला रही है, उसके खिलाफ सब लोगों को मिलकर आवाज उठाने की जरूरत है। अगर इनसे कोई पूछ लेता है कि अडानी का इतना बड़ा घोटाला होगा, जेपीसी की इंक्वायरी करा दीजिए, उसको लोगों को जेल में बंद कर देते हैं। अगर एक पोस्टर कोई बंदा लगा दे 4 लाइन का 4 शब्द लिख के और 6 लोगों को बंद कर देते हैं, 130 FIR करा देते हैं। अगर इनसे कोई सवाल पूछ ले काला धन कहां गया, देश के लोगों को ये कहते हैं 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेंगी, 18 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए, नौकरियां कहां हैं, तो ये लोगों को उठा के जेल में बंद कर देते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी से आज कोई सवाल कर ले तो भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन बन जाता है। तो मुझे लगता है देश के मुद्दे ये है कि देश हमारा जिस दौर से गुजर रहा है, आज देश में महंगाई आसमान छू रही है, लोगों को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। आज हमारे देश में बेरोजगारी आसमान पे है, युवा हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं। आज मुझे लगता है करप्शन हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। इन सब पे काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी को पास समय नहीं है इन सब पे काम करने के लिए। प्रधानमंत्री जी के पास समय है कि विपक्ष का नेता कोई सवाल पूछे तो कैसे उसको पीछे ईडी सीबीआई छोड़ी जाए, उसको जेल में बंद कर दिया जाए। मैं क्यों कह रहा हूं कि देखिए 95% केस ऐसे हुए हिमांशु जी जो कि अपोजिशन के नेताओं पे हुए हैं, और ईडी का कन्विक्शन रेट कहता है जो संसद के अंदर की बात है, ऑन रिकॉर्ड बात है कि 0.5% कन्विक्शन रेट है। मतलब 200 में से 198 लोग ऐसे होते हैं, 199 लोग ऐसे होते हैं जो कि इनके पास में केस फर्जी पाए जाते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अघोषित तानाशाही का शासन ला रही है। मुझे लगता है कि सारी पार्टियों को उसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है और देश के मुद्दों पर काम करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर दबाव डालने की जरूरत है। आपकी बात में कैसे एतबार करें? और शरद पवार इतने अनुभवी नेता हैं, उन्होंने तो 2 दिन पहले बयान दिया है। फालतू की बात है जेपीसी की मांग, आप यहाँ पे इतनी मुखर आवाज कर रहे हैं। ब्रजमोहन जी बैठे, उनके नेता ने बताया जेपीसी की मांग फिजूल है, कुछ नहीं होना है। उन्होंने बताया ये आप कैंपेन चला रहे हो डिग्री वाला, बोले फालतू की बात है, क्या रखा है इस प्रकार की मांग में? क्या करें फिर? आपकी बात को माने या पवार जी की बात को माने? देखिए, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, उनकी अलग पार्टी है, उनके अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन ये तो देश के सामने विचार हैं। अगर हम कहते हैं देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, किसको गुरेज है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे एलजी साहब कहते हैं, दिल्ली के एलजी पी के सक्सेना कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई के खर्चे की रसीद डिग्री होती है। पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। वो आईआईटी जैसे संस्थानों में किसी भी छात्र का सपना होता है कि आईआईटी में उसको दाखिला मिले, तो उसको वो दरकिनार कर देते, कहते हैं आईआईटी का महत्व नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा गिरेबान में झांकने की जरूरत है। अगर पढ़ा लिखा नेतृत्व देश का होगा तो पढ़े लिखे लोगों की तरफ फैसले लेगा, जनता के लिए सोच समझ के फैसले लेगा। आज देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी कितनी जटिल हो गई है हिमांशु जी। अगर कोई अधिकारी, आपका अगर नेता पढ़ा लिखा नहीं है तो कुछ भी साइन करा के ले जाता है। प्रधानमंत्री जी को किसी ने बोला कि नोटबंदी कर दीजिए, काला धन खत्म हो जाए, खत्म हुआ? कुछ खत्म नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी को बोला कि जीएसटी आने फार्म में लागू कर दीजिए, सब सिस्टम ठीक हो जाएगा, लेकिन आज व्यापारियों की कमर टूटी पड़ी है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ युवा होने के नाते कि मुझे ये अधिकार है कि मेरा माफ करिए पवन शर्मा जी, आपकी बात से ना इत्तेफाकी है मेरी। नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में जो टिप्पणी आप कर रहे हैं ना देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में, ये किसी खैरात में बना हुआ शख्स नहीं है। अरविंद केजरीवाल को 2 बार स्पष्ट जनादेश मिला है। नरेंद्र मोदी ने उससे ज्यादा स्पष्ट जनादेश गुजरात में पाया, देश के संदर्भ में पाया। उस जनादेश का सम्मान कीजिए एक राजनीतिक दल के तौर पर अगर आप हैं तो। मेरा सवाल केवल इतना है आपसे वर्तमान में आपकी संभावना को लेकर, क्या अरविंद केजरीवाल 2024 में मोदी जी के विकल्प के तौर पर आपके फैसले का सम्मान करेंगे? सवाल बहुत स्पष्ट है। क्या ये दर्जा आपको ये एहसास करा रहा है कि आपने एक कोशिश 2014 में भी की थी, बात बनी नहीं थी, 2024 में वो कोशिश फिर करेंगे या विपक्ष के साथ दिखेंगे? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपका है, लेकिन मेरा जवाब सिर्फ इतना सा है कि कोई नेता कुछ भी चाह ले वो जरूरी नहीं है, लेकिन जनता चाहे ये जरूरी है। जनता को लगेगा कि आम आदमी पार्टी का मॉडल अच्छा है, किस पार्टी का मॉडल अच्छा है, जनता उसके साथ जाती है। तो मुझे लगता है समय का थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जनता खुद तय कर देती है, पार्टी नेताओं के तय करने से कुछ नहीं होता, जनता के पास से होने चाहिए। जनता आज ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां। तो पवन जी, आपका मानना है कि संयुक्त विपक्ष की जरूरत नहीं है, सारे पार्टियां मैदान में हैं, 7 पार्टियों को राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा रहने वाला है, निपट लेंगे, 7 लोग हैं, 7 आने की जरूरत क्या है? ये 19 दल 20 दलों का जमघट बनाने की जरूरत क्या है? एक मोदी जी का मुकाबला करने के लिए अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में अब राष्ट्रीय राजनीतिक दल के तौर पर आपको मान्यता हो गई है, छोड़े बाकी को। आप किसी के साथ आने से, किसी एकता से जरूरी ज्यादा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही शासन के खिलाफ सब लोग मिलकर आवाज कैसे उठाएंगे। आज ये रातों रात किसी की मेंबरशिप खत्म कर देते हैं, किसी को जेल में डाल देते हैं,
किसी को सवाल पूछ ले, पोस्टर बेचारे साइकिल से पोस्टर लगाते हैं, उनको जेल में बंद कर देते हैं, 4 शब्द के पोस्टर से लोग घबरा जाते हैं। तो आज मुद्दा ये है कि सारी पार्टियों को जो लोग चाहते हैं कि देश का लोकतंत्र बचा रहे, देश का हमारा संविधान बचा रहे, उसके लिए पूरे सब लोगों को एक साथ आने की जरूरत है और उसके लिए आवाज उठाने की जरूरत है। अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कल वो दिन होगा कि पत्रकार महोदय भी सवाल नहीं पूछ पाएंगे सरकार से कि आपने वादा किया था, इस पे क्या रहा। पत्रकारों को भी जेल में बंद कर दिया जाएगा, वो दिन दूर नहीं होगा। तो आज वो समय है कि सरकार कोई भी हो, सरकारों से सवाल खड़ा करना जरूरी है। सब साथ में आए, इसमें बुराई क्या है, इसमें दिक्कत किस बात की है? वो जनता तय कर लेगी कि भाई जनता किसको सरमाटे बिठाती है। भाई आम आदमी पार्टी को 10 साल में जनता ने तो भाई राष्ट्रीय पार्टी को दिया दर्जा। अगर हम चाहते हम थोड़ी ले लेते, भाई लोगों ने चाहा, हमको दर्जा मिल गया। लोग चाहेंगे समय तो... मेरा खत्म हो रहा है पवन जी। आप जो बात बोल रहे हैं ना, वो आपके आचरण के साथ मेल नहीं खाता। जब जब विपक्ष एक साथ आने को होता है, आम आदमी पार्टी का स्वर अलग होता है। और यहाँ पर माननीय अभिमन्यु त्यागी जी बैठे हुए हैं, उनकी कांग्रेस पार्टी तो खुलकर आरोप लगाती है कि कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो कुल मिलाकर आपसे जानना यह है कि क्या आप संयुक्त विपक्ष के तौर पर विचार के साथ रहेंगे 2024 के संदर्भ में, या अरविंद केजरीवाल को चेहरा बनाओ इस पर ही साथ आने के लिए तैयार होंगे? सवाल इसका है। इसके संदर्भ में कोई उत्तर आपके पास है या आप समय लेना चाहेंगे? अभी मुझे लगता है बहुत लंबा समय है, लेकिन छोटी सी बात मैं रखना चाहूंगा। जब राहुल गांधी जी की सदस्यता भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र के तहत में निरस्त की, तो वो आम आदमी पार्टी पहली पार्टी थी कि हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में आवाज उठाई। जब जब भारतीय जनता पार्टी संविधान के खिलाफ कोई भी काम करेगी, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी रहेगी, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो। पार्टी मैटर नहीं करती, ये संविधान मैटर करता है, देश मैटर करता है। आज हमारा लोकतंत्र जो है वो बचा रहे, वो मैटर करता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मैं बड़ा उनका फैन हूँ। वो कहते थे कि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन देश बचना चाहिए। मैं उनकी बात को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, अपने जीवन में फॉलो भी करता हूँ कि आज देखिए पार्टी जरूरी नहीं है, संविधान जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी अगर ये मान ले कि तानाशाही का शासन को लेके आ जाएंगे, जो मन में आए वो कर लेंगे, किसी नेता को जेल में बंद कर देंगे, किसी नेता की सदस्यता खत्म कर देंगे, कोई सवाल पूछेगा उसको जेल में बंद कर देंगे, इससे संविधान देश नहीं चल सकता है। कुल मिलाकर चूंकि सारे आक्षेप भाजपा को लेकर हैं, समय मेरे पास में खत्म हो रहा है, तो भी आखिरी टिप्पणी दीपक विजयवर्गीय जी, अगर आप कोई करना चाहें, क्योंकि सबने सम्मान आपकी ही पार्टी का किया है। जो कुछ आप कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं, ऐसा बाकी सारे दल एक स्वर में बोल रहे हैं। कुछ कहना तो नहीं दीपक जी? मुझे जरूर कहना है। आम आदमी पार्टी के जो मेरे मित्र हैं जी, लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल IIT के पास आउट हैं, और उनका कहने का आशा ये कि इसका मतलब सबसे होशियार है और ऐसे ही आदमी नेता होना चाहिए। इनका बस चलेगा तो कल को ये भी कहेंगे कि गांधी जी तो 10वीं में 3rd डिवीजन पास हुए थे, अरविंद केजरीवाल 1st डिवीजन पास हुए हैं, इसलिए राष्ट्रपिता होने का हक केवल अरविंद केजरीवाल को है। कल को ये भी कह सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर तो कभी किसी स्कूल में गए नहीं, घर बैठे बैठे जितना पढ़ लिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो IIT में पढ़े हुए हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर से भी बहुत बड़े हैं। कल परसों ये भी कहेंगे ये इंदिरा जी तो ग्रेजुएट थी नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो IIT से हैं। मुझे लगता है मैं 55 साल के जीवन में किसी योग्य आदमी ने दावा नहीं किया कि मैं योग्य हूं, किसी अरबपति ने आदमी कहा कि मैं अरबपति हूं, किसी विद्वान आदमी ने नहीं कहा कि मैं विद्वान हूं। लेकिन कोई अगर हल्का आदमी ये कहता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, इसका मतलब अरविंद केजरीवाल केवल तुक्का करके क्वालिफाई हैं। उस समय ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता था और तुक्के लग गए इनके। उस इतनी हल्की बात केवल तुक्के लगाने वाला व्यक्ति कह सकता है। हाँ, लेकिन तुक्के लगाने वाले ने पिछले 10 साल से आपकी नाक में दम किया हुआ है, ये देश देख रहा है दीपक जी, विचार कीजिएगा। और आपने इतने सारे सवाल उठा दिए कि ये लोग ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। अब आपके माननीय राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, उनका नाम है, वो तो गांधी जी की डिग्री न होने का भी दावा भरे मंच से कर देते हैं। तो क्या कर रहे हैं आजकल? दावा करने के लिए कोई पैसे थोड़े लगते हैं, जहां मंच मिल जाए वहां पे कोई ना कुछ भी बोल सकता है। तो क्या करें? आप थोड़ा अपने नेताओं के बयानों पे भी दृष्टि डाला कीजिए दीपक जी, इतना विनम्र अनुरोध है। बहरहाल महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस आम आदमी पार्टी को लेकर एक समय में माना जा रहा था कि दिल्ली में सफलता अपवाद है, वो अपवाद नहीं बल्कि सतत मेहनत का परिणाम है। ये लगातार आम आदमी पार्टी साबित करने में सफल रही है। क्या अरविंद केजरीवाल और उनका दल राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिलने के बाद वाकई अपनी कोई राष्ट्रीय उपस्थिति आने वाले समय में दर्ज करा पाएगा, या जैसे पहले कुछ दलों को दर्जा मिल गया और अब छिन गया, ऐसा ही किस्सा आम आदमी पार्टी के साथ भी दोहराया जाएगा?
जानने में दिलचस्पी रहेगी। पर इतना तय है, इस फैसले ने आम आदमी पार्टी का हौसला बुलंद किया है और देश में एक संभावना को जन्म दिया है। इस संभावना के परिणामों को जानने का हमें इंतजार रहेगा। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर कहता है कि इत्तिफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह। इत्तिफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहां में आदमी अपनी जगह। अनवर शऊर ने जो ये बात कही थी, ये आम आदमी पार्टी पर मुफीद गुजरती है। आम आदमी पार्टी जिस मुकाम पर पहुंची है, उसके मेहनत, प्रयास, संकल्प और कुशल रणनीति का नतीजा है। देखें आने वाले समय में क्या यह रणनीति कारगर रहेगी या समय के साथ बिखर जाएगी। निगाह रहेगी हमारी। इसके साथ अब मुझे दी इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए